बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य के विभिन्न गद्य विधाओं के बारे में कि इनके विविध रूप कौन कौन से हैं और किस विधा की क्या परिभाषा है, क्या खासियत है और किस तरह से उसके अंतर होते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं साहित्य की, उसे हम जान लें, ताकि उसे जानने के पश्चात उसको अंतर करने में क्या क्या मुख्य अंतर है उनमें, यह भी हम जान सकेंगे और सही से लिख भी सकेंगे। आपको बताता चलूं कि इसमें आपको 2 प्रश्न जो है हर टॉपिक से आपको बनाना है, ताकि आप बेहतर ढंग से उसे लिख सकें, समझ सकें और पेपर में इसे जो प्रश्न पूछा जा सके तो आप उसे बेहतर कर सकें। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं कि हिंदी गद्य के विविध विधाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। एक तो यह प्रश्न बनता है लॉन्ग में कि हिंदी गद्य के विभिन्न विधाओं का संक्षिप्त में परिचय दीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा, इसके विभिन्न गद्य विधाओं के बीच अंतर क्या है, जैसे उपन्यास और कहानी के बीच में क्या अंतर है, नाटक और एकांकी के बीच में क्या अंतर है, जीवनी और आत्मकथा के बीच में क्या अंतर है। इस तरह से जो मुख्य अंतर है उसमें आपको अंतर भी करना है। रेखाचित्र और संस्करण के बीच में क्या अंतर है, उसके बाद कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। तो एक तो प्रश्न बनता है इसमें अंतर से संबंधित कि 2 विधाओं के बीच में मुख्य अंतर क्या है और कैसे हम यह तय करेंगे कि दोनों विधाओं में कौन कौन से तत्व हैं, बातें हैं जो अलग अलग है। तो 2 तरह से हम इस प्रश्न को तैयार करना है। पहले हमें जानना है कि ये सभी विधाएं जो हैं वास्तव में इन विधाओं की परिभाषा क्या है, कहते किसे हैं। तो सभी प्रमुख जान लें कि साहित्य जो है इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है मुख्य रूप से अध्ययन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। सबसे पहले गद्य है, फिर पद्य है और फिर चंपू है। तो गद्य में जो है उसमें प्रमुख विधाएं जो मुख्य रूप से है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, आलोचना, यात्रा वृत्तांत, एकांकी, ये सभी जो हैं गद्य की विधाएं हैं। इसे आप अच्छी तरह से समझ के रखेंगे और इस पर कुछ कुछ पॉइंट भी बनाने हैं, लिखने हैं, मेन पॉइंट जो इसके हैं, ताकि आपको समझने में भी सुविधा हो और बेहतर ढंग से आप इसे लिख भी सकें। और दूसरी जो विधा है पद्य, उसमें कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, ये सब इत्यादि आती हैं। चंपू में गद्य और पद्य का मिश्रित रूप आता है। तो इस तरह से साहित्य को 3 भागों में उसके अध्ययन के दृष्टिकोण से सुविधा पूर्ण समझने के लिए किया गया है, जो आपको बताया गया। अब हमें समझना है कि ये जो विभिन्न गद्य विधाएं हैं, इन गद्य विधाओं की परिभाषा क्या है, कहते किसे हैं और फिर इसमें मुख्य अंतर क्या है। दोनों दृष्टिकोण से हमें समझना है और हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निबंध की। निबंध में किसी भावों और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और इसमें लिखने में चूंकि गद्य की विधा है, निबंध में चित्र भी बना करके आपको भेजा गया है पीडीएफ के रूप में कि इसमें जिस विषय पर आपको लिखना है उससे संबंधित पहले कंटेंट तैयार किए जाते हैं। पहले उस कंटेंट को ध्यान में रखा जाता है किस विषय पर हमें लिखना है और फिर उस विषय को एक सही शीर्षक चुन करके और फिर व्यवस्थित तरीके से अपने भावों और विचारों को हमें प्रेजेंट करना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लें, पर्यावरण पर हमें लिखना है। अब पर्यावरण पर हमें लिखना है तो सबसे पहले पर्यावरण कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, फिर इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं जिसे पर्यावरण बनता है, फिर पर्यावरण के सकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं, कैसे इसका प्रदूषण हो रहा है, कैसे इसे बचाव किया जा सकता है। तो इस संबंधित हम जो लेख लिखेंगे तो पर्यावरण से संबंधित हमारे पास कंटेंट होंगे, फैक्ट होगा और फिर उसे सही भाषा के साथ में, भाव और विचारों के साथ में सही ढंग से हम प्रस्तुत प्रेजेंट करेंगे। तो इस रचना को हम निबंध कहेंगे। इसे अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। इसे इंग्लिश में हम ऐसे कहते हैं और हिंदी में इसे निबंध कहते हैं। निबंध को, जो गद्य को जो है कवियों की कसौटी भी माना गया है। गद्य कविनांग निक्सम बदंती, अर्थात गद्य जो है कवियों की कसौटी मानी जाती है। कसौटी का अर्थ होता है किसी को उस प्रतिमान पर माप करके देखना, उसको आंक करके देखना, उसका मूल्यांकन करके देखना। तो इसीलिए इसे गद्य जो कवियों की इसे कसौटी माना गया है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। निबंध का मुख्य रूप से विकास भारतेंदु युग से होता है, फिर द्विवेदी युग में, फिर उसके बाद छायावाद में उत्तरोत्तर इसका विकास होता ही चला जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, ये सब बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं जिन्होंने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखा है। कुटज आप पढ़ते हैं, उसमें कुटज जो पढ़ते हैं आप, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, और भी महत्वपूर्ण विद्यानिवास मिश्र,
तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, एक से एक बढ़कर के निबंध इसमें लिखे गए साहित्य में, जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो पहले तो हमें परिभाषा जानना है, फिर उस परिभाषा के पश्चात उस रचना को जानना है, और उसके बाद फिर उसका विश्लेषण करना है। तो जिस विषय पर हम लिख रहे हैं, पर्यावरण पर हम लिख रहे हैं, तो पहले पर्यावरण के बारे में हम जानते क्या है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे वृक्ष, जो पूरा वातावरण है, इसे संयुक्त रूप से ही हम, सम्मिलन रूप को ही हम पर्यावरण कहते हैं। जब यह स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ तरीके से सांस ले सकेंगे, हम स्वस्थ रह सकेंगे। अगर हवा प्रदूषित है, नदी प्रदूषित है, ध्वनि प्रदूषण है, कई तरह के प्रदूषण होंगे, तो हम समाज में ठीक से जी नहीं पाएंगे, हमें कई सारी बीमारियां लगेंगी, और हमारा जीवन जो है वह दुर्लभ हो जाएगा, कष्टकर हो जाएगा। तो इस अर्थ में पर्यावरण जो है उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तब इस सुरक्षा जरूरी है तो इसको उदाहरण दे करके भी समझाना है, अपने फैक्ट को भी रखना है। उदाहरण के लिए हम पंक्तियां कोट कर सकते हैं, किसी लेखक की हैं या कवि की हैं, या कहीं से जो तथ्य संबंधित रखे गए हैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कबीर से कि वृक्ष कबहु नहीं फल है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अब वृक्ष जो है वो अपना फल कभी नहीं खाता है। वृक्ष में जो फल तैयार होते हैं वो किसके लिए है? मानव समाज के लिए है। ये वृक्ष का सबसे परोपकारी वृक्ष है, जो छाया भी देते हैं, फूल भी देते हैं, फल भी देते हैं, सब उसे, उसका पूरा पर्दे किसके लिए है? मानव समाज के लिए है, सबसे कीमती। उसी तरह से जो नदियां हैं वो अपना जल खुद नहीं पीती हैं, उसका पूरा जल राशि जो है वो मानव समाज के कल्याण के लिए है और परोपकार के लिए है। वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर। जिस तरह से वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, नदी अपना जल नहीं पीती है, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, परमारथ परोपकार के लिए, समाज की बेहतरी के लिए संत पुरुष महापुरुष जो है संसार में जन्म लेते हैं, आते हैं। तो इस तरह से इस दोहे से यह दिखाया गया कि परोपकार के लिए, जिस तरह से वृक्ष परोपकार कर रहा है, नदियों का जीवन परोपकार के लिए, संत पुरुषों का परोपकार के लिए, तो हमारे जीवन का भी उद्देश्य यह होना चाहिए वो परोपकार से जुड़ा हुआ हो, उससे समाहित हो। और यह तभी संभव हो सके जब हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, हरा भरा माहौल रहेगा, तो प्रदूषण नहीं हुआ, स्वच्छ हवा में हम सांस ले सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को हम बेहतर माहौल मुहैया करा सकेंगे। तो इस तरह से कंटेंट हमारे पास, जिसे रूसो ने कहा है, बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं रूसो, जिन्होंने कहा बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति की ओर लौटने का अर्थ है प्रकृति का ख्याल रखना। जब से हमारी आंखें खुली हैं तब से लेकर के, और जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक हम प्रकृति के गोद में ही पलते हैं, प्रकृति के गोद में ही हम रहते हैं। इसीलिए प्रकृति को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, इसकी पूजा की गई है। पेड़ पौधे की पूजा की जाती है। पीपल, गीता में कहा गया है वृक्षस्य पीपलम, वृक्ष में पीपल हूँ। पीपल को बहुत महत्वपूर्ण पेड़ माना गया है, उससे शुद्ध ऑक्सीजन मिलते हैं, और वो पूजा पाठ में भी उसका उपयोग मिलाया जाता है, पूजा की जाती है पीपल की। बरगद है, विशाल वृक्ष है, उसकी छाया पूरी दुनिया बैठती है, उसकी छाया में लोग उसे अध्ययन करते हैं। तो कई तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटियों से संबंधित है। तुलसी है, उसका अपना आयुर्वेदिक महत्व है। नीम है, जिसके अपने महत्व है। अशोक है, उसका अपना महत्व है। जितने तरह के पेड़ पौधे हैं उस सब का अपना महत्व है। आयुर्वेद का दृष्टिकोण से अलग महत्व है, जीवन के दृष्टिकोण से अलग महत्व है, माहौल को बेहतर बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो इस अर्थ में पर्यावरण का जो है हमारे जीवन के लिए, हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर एक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका बचाव जरूरी है, उसकी सुरक्षा जरूरी है। शुद्ध वायु तभी बढ़ेगी आयु, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ये वृक्ष से संबंधित, पर्यावरण संबंधित है। तो जिस टॉपिक पर हम लिखेंगे, कहने का अर्थ है कि हमारे भाव और विचार, कंटेंट उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसी टॉपिक के अनुकूल होनी चाहिए, उस शीर्षक के अनुकूल होनी चाहिए, तभी वह निबंध सही माना जाएगा और व्यवस्थित होगा। तो इस तरह से निबंध में हम देखते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण विधा, चूंकि कई दर्जनों विधाएं हैं तो सबके बारे में जानना जरूरी है। तो अब है कहानी और उपन्यास। कहानी और उपन्यास में आप जानते हैं कि कहानी जो होती है वो छोटी रचना और लघु रचना होती है, जबकि उपन्यास क्या होता है? बृहद रचना है। कहानी में किसी विषय या घटना को, तो एक जीवन के किसी एक घटना और या विषय को उठाया जाता है, जिसको कुछ पात्रों के माध्यम से कहानी उसमें बुनी जाती है, लिखी जाती है और कही जाती है। जैसे आप प्रेमचंद की कहानी को ले लें, पंच परमेश्वर ले लें, पूस की रात ले लें, एक कफन ले लें, सदगति ले लें, और भी कई सारी कहानियां हैं। जैसे प्रसाद का गुंडा कहानी ले लें, चंद्रधर शर्मा बुलेडी, उसने कहा था
ले लें, एक से बढ़कर एक कहानीकार हुए हैं। जैनेन्द्र हैं, अज्ञेय हैं, इलाचंद्र जोशी हैं, बहुत सारे कहानीकार हुए हैं। और प्रेमचंद का तो अपना जवाब नहीं है। 300 से अधिक कीमती कहानियां उन्होंने जो लिखी है, वो साहित्य के लिए विशिष्ट पर्दे हैं उनका। कहानी हो, उपन्यास हो, गद्य साहित्य को समृद्ध करने में प्रेमचंद जैसे कलमकार देश दुनिया में कम ही हुए हैं, जिन्होंने साहित्य की उन्नति के लिए बहुत कुछ किया और समाज सुधार इधर अपनी कलम के माध्यम से जितना कुछ बेहतर हो सकता था, उन्होंने जीवन को जिस रूपों को देखा, चाहे किसान जीवन का हो, मध्यम वर्गीय परिवार का हो, या फिर पूरे देश की जो एक सामूहिक जीवन है, उसको जिस दृष्टिकोण से देखा और जिस अनुभूतिपरक ढंग से उसको अपनी कहानियों में, उपन्यास में व्यक्त किया है, अपने आप में वह अद्भुत है और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भी है। तो जब हम कहानी की बात करते हैं तो इंग्लिश में से स्टोरी कहते हैं और उपन्यास को नॉवेल कहते हैं। तो उपन्यास और कहानी दोनों में सबसे पहले हमें जान लें कि इसकी जो परिभाषा है वह क्या है। कहानी कहते किसे हैं? तो कहानी जीवन की कोई एक घटना को लेकर के उसे सीमित पात्रों के माध्यम से जब रचनाकार किसी विषय को उठाता है, लिखता है, तो उसे हम कहानी कहते हैं, स्टोरी कहते हैं। जब उसी विषय को वह व्यापक स्तर पर चित्रित करता है, जिसमें कई घटनाएं होती हैं, कई पात्र होते हैं, कई परिस्थितियां होती हैं, चरित्र में विशालता होती है, तो उसे हम उपन्यास कहते हैं, नॉवेल कहते हैं। प्रेमचंद ने कहानी की परिभाषा दी है, वह उससे काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में क्योंकि वो बहुत बड़े कहानीकार हुए हैं और उनके द्वारा दी गई परिभाषा जो है काफी अनुभवपरक और अनुभूतिपरक है, इसलिए वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उस पर हम विचार करें, समझें कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव का प्रदर्शन करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। कहानी में एक कोई घटना महत्वपूर्ण रहती है जिसको केंद्र में रख करके कहानी लिखी जाती है। चाहे मलबे का मालिक आप देख लें, या जुलूस कहानी आप देख लें, या प्रेमचंद का पंच परमेश्वर देख लें, राजेंद्र यादव का जहां लक्ष्मी कैद है देख लें, या और भी बहुत सारे कहानीकार हुए हैं, बहुत से रचनाकार हुए हैं जिनकी कहानियों में साहित्य में कमी नहीं है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से आप जब सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि जीवन के किसी एक अंग या घटना को ही केंद्र में रखा गया है और उसी के केंद्र में जो कहानियां पात्र के माध्यम से बुनी गई हैं। उसमें लेखक का एक अपना उद्देश्य रहता है। चरित्र, उसकी शैली तथा उसका कथा विन्यास सभी एक भाव को ही पुष्ट करते हैं। उसमें जो चरित्र चुने जाते हैं, उसमें कथा का जो भाव होता है, वो सभी एक पात्र को ही पुष्ट करते हैं, उसे ही समर्थित करते हैं। जैसे नमक का दरोगा में पंडित अलोपी दीन की केंद्रीयता उस कहानी में महत्वपूर्ण है। उसने कहा था में लहना सिंह का जो चरित्र है वह महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से एक पात्र को केंद्रीयता में लेकर के उससे संबंधित भाव, विचार, घटनाएं सबको लेखक एक बेहतर तरीके से, एक सफल बुनकर की तरह, एक सफल आर्टिस्ट की तरह पात्र के माध्यम से एक चित्र बनाता है, घटनाओं के माध्यम संयोजन करके एक बेहतर रचना लिखता है, उसे हम कहानी कहते हैं। इसे हम ध्यान में रखेंगे। अब इसमें यह उद्यान नहीं बल्कि गमला है जिसमें एक ही पौधे को माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह पूरे उद्यान जो वाटिका है उसमें यह पूरा उद्यान नहीं है, क्योंकि उद्यान उपन्यास के क्षेत्र में हो जाएगा। कहानी सिर्फ उस उद्यान में से एक गमला है, एक पौधा को इसमें लगा हुआ है, चाहे उसमें गुलाब का लगा हो या गेंदा फूल लगा हो या फिर उसमें कोई तुलसी का पौधा है, कोई भी पौधा उसमें एक है, अनेक उसमें नहीं है, एक गमला मात्र है। जबकि उपन्यास में क्या है? पूरी वाटिका समाहित है। ये अंतर हमें ध्यान में रखना है। एक और उदाहरण से हम समझेंगे कहानी उपन्यास को, कि कहानी एक नदी की तरह है, इसकी अपनी आकृति होती है, अपना व्यास होता है। उपन्यास सागर की तरह है, वह विस्तृत है, विशाल है, विराट है और वह कहानी से काफी बृहत रचनात्मकता में भी होता है। तो मुख्य रूप से जिस रचनाओं को हम जानेंगे उसकी परिभाषा के बारे में, तत्व के बारे में, उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कि कहानी में शीर्षक है, पात्र है, घटना है, कथानक है, फिर उसकी भाषा शैली है, उद्देश्य है, समस्या है। इन पात्रों से मिलकर ही कोई कहानी लेखक रचता है, बनाता है। यही इसी का जब विस्तार हो जाता है तो वो उपन्यास कहलाती है रचना। तो मुख्य रूप से जब अंतर हम करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या क्या अंतर है। तो कहानी में किसी एक खंड या घटना का चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। उसमें एक जीवन नहीं होते, उसमें कई जीवन होते हैं, अनेक जीवन होते हैं। जैसे आप गोदान के बारे में पढ़ते हैं, उसमें होड़ी भी है, धनिया भी है, गोबर भी है, कई सारे पात्र उसमें हैं, उन सब की अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना महत्व है।
रंगभूमि देखते हैं, सूरदास का अपनी भूमिका है उसमें। तो हर एक उपन्यास में जो पात्र महत्वपूर्ण एक केंद्रीय पात्र होता है और उसको उसके साथ में ही सहयोगी पात्र भी होते हैं। जिस तरह से फिल्मों में होता है, मेन रोल में एक अभिनेता होता है, उसके साथ वो सपोर्टिंग एक्टर होता है उसके सहयोग के लिए, और भी कई पात्र से जुड़े होते हैं। जिस तरह से 3 घंटे की फिल्म में पूरी किसी विषय को बेहतर व्यवस्थित ढंग से दिखाने का प्रयत्न किया जाता है, उसी तरह से एक कहानी में किसी विषय को उठाया जाता है, फिर उसी विषय को काफी विस्तार में उपन्यास में दिखाया जाता है। यही कारण है कहानी को आप 5 से 10 पेज के भीतर पढ़ लेते हैं। जो छोटी कहानियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा कम पेज में 3, 4, 5 पेज तक भी सीमित हो जाती हैं, लेकिन उपन्यास आप 200 पेज में पढ़ते हैं, 300 पेज में पढ़ते हैं। चेतन भगत, 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, 3 इडियट, ये सब उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं जिस पर फिल्में बनी हैं। तो इस तरह से पहले ही अंतर को हम देखेंगे कि कहानी में एक खंड होता है, एक घटना प्रधान होती है, जबकि उपन्यास में संपूर्ण जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। कहानी छोटी रचना, लघु रचना है, जबकि उपन्यास बृहत रचना है, इसमें विराटता अधिक है। कहानी ठीक नदी की तरह है, जबकि उपन्यास क्या है, सागर की तरह है, उसकी व्यापकता काफी विस्तृत है। और उसमें एक ही पात्र के चरित्र होता है, चरित्र में जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जितने सारे गुण हैं उस चरित्र में आपको उपन्यास में दिखेगा। उतना स्पेस, उतनी जगह कहानी में नहीं होती है, इसीलिए यह छोटी यह संक्षिप्त होती है उसकी तुलना में। कहानी में पात्र सीमित होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पात्र आप नहीं पाएंगे, 3, 4 या 2, 3 पात्रों के माध्यम से ही कहानी पूर्ण कर ली जाती है। उसने कहा था में देख लें, मुख्य भूमिका में लहना सिंह है, बोधा सिंह है, हजारा सिंह, ये सब 2-3 पात्रों के माध्यम से, और सूबेदारनी है, 3-4 पात्रों के माध्यम से एक ऐसी कहानी बुन दी गई है जो पूरे हिंदी साहित्य के लिए एक मिसाल की तरह है, एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। और प्रेम कहानियों में जब भी चर्चा किया जाता है तो इस कहानी के बिना प्रेम कहानियों की चर्चा अधूरी मानी जाती है। एक ऐसे बेहतरीन भाव, भाषा, संवेदना के साथ में कहानी लिखी गई है जो 100 वर्ष से अधिक होने के बावजूद भी कहानी 1915 में लिखी गई है, और ये हम 2022 में अगर देखें तो आज जो कहानी बिल्कुल इस तरह से ताज़ी है। आज भी इसकी जो संवेदनाएं हैं हमें जब जोड़ती हैं, काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं और अपनी ओर आकर्षित करती हैं कि एक ऐसी प्रेम कहानी भी हो सकती है सात्विक, जिसमें कहीं से अश्लीलता नहीं, कहीं से दिखावटीपन नहीं, कहीं से बाह्य आडंबर नहीं, बिल्कुल सादगीपूर्ण, सहजतापूर्ण, सहज सरस भाषा में, और एक पूरे ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति को जोड़ती हुई एक पूरे बेहतरीन परिप्रेक्ष्य को दिखाती हुई, उसमें प्रेम, आत्मीयता, त्याग, समर्पण, इस सब की भाषा, जो भाव जो दिखाए गए हैं, वो अपने आप में उस नायक को उदात्त बनाता है, जो अपने आप में अद्भुत कहानी है। तो अंतर में हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि कहानी में संक्षिप्तता होती है, उपन्यास संक्षिप्तता की जगह पर विराटता होती है, विशालता होती है। कहानी में मुख्य एक ही कथा होती है, जबकि उपन्यास में कई कथाओं का समायोजन होता है, कई घटनाएं इसमें घटित होती हैं, और सभी घटनाओं को, सभी कथाओं को कुशल कलमकार जो बेहतर उपन्यासकार हैं उसे उसमें जोड़ते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं, पिरोते हैं। चाहे आप अगेग शेखर एक जीवनी को देख लें, या फिर आवारा मसीहा, या और जितने उपन्यास लिखे, महिला आंचलम देखें, राग दरबारी में देख लें, श्रीलाल शुक्ल द्वारा राग दरबारी, इसमें कई घटनाओं को समायोजित किया गया है, कई पात्रों की भूमिका है। और ग्रामीण जीवन, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पूरे एक समाज में जितनी व्यवस्थाएं हो सकती है, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, उन तमाम पहलुओं को स्पर्श करता हुआ, और जिस व्यंग्यात्मक अंदाज में उन्होंने लिखा है वो अपने आप में अद्भुत है। और ये सदे हुए कलमकार से ही संभव हो सकता था, सब ऐसा लिख भी नहीं सकती थी। फणेश्वर नाथ रेणु ने आंचलिकता का जो उदाहरण महिला आंचल में प्रस्तुत किया है वो अपने आप में अद्भुत है। पूर्णिया का लोक जीवन के माध्यम से भारत की संस्कृति, यहाँ का ग्रामीण जीवन, परिवेश, भाषा, भाव, जिस रूप में उन्होंने समेटने का प्रयत्न किया है वो अपने आप में अद्भुत है। कहानी को एक बैठक में पढ़ा जा सकता है, लेकिन उपन्यास को एक बैठक में पढ़ पाना संभव नहीं होता, इसमें कई घंटे लगते हैं। हो सकता है 1-2 दिन में आप पढ़ भी नहीं पाए, लेकिन कहानी को आप जब पढ़ने बैठेंगे तो कुछ घंटों में ही पढ़ करके उसे पूर्ण कर सकते हैं। कफन फूस की रात, सदगति, पंच परमेश्वर, जुलूस, गुंडा, मलबे का मालिक, जहां लक्ष्मी कैद है, ये सब कहानियां हैं। वहीं पर चित्रलेखा, रंगभूमि, गोदान, महिला आंचल, राग दरबार, ये सब चर्चित उपन्यास हैं साहित्य के। तो इस तरह से उदाहरण देकर के हम दोनों के अंतर को लिख सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। अब दूसरी विधा है नाटक और एकांकी।
भरत मुनि ने नाटक की परिभाषा दी है, अवस्था अनुकृति नाट्यम, अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। और नाटक जब आप देखे होंगे या देखने जाते हैं, उसमें भी एक शीर्षक होता है नाटक का, जैसे जात ही पूछो साधु की, या अलग अलग उसमें रखे जाते हैं। कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक का सबसे चर्चित, कई ऐसे नाटक हैं जिसका मंचन जिन लाहौर ने देखा, उन जन्या ने, और भी कई नाटक हैं, प्रसाद के चंद्रगुप्त हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अंधेर नगरी है। कई नाटक ऐसे हैं जिसका मंचन आप देख चुके होंगे अभी तक में, और उसमें आपने देखा होगा कि दो पात्रों के बीच जो संवाद परस्पर होता है, उसमें अभिनेता जो उनके द्वारा अभिनय की जाती है पात्रों के द्वारा, उसमें रंग सज्जा, मंच सज्जा, वस्त्र परिधान, ध्वनि व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, उन तमाम पहलुओं को संयोजित करके एक बेहतर व्यवस्थित यूनिट बनाया जाता है और फिर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। मंजे हुए सधे हुए कलाकारों के द्वारा जो प्रस्तुत किया जा रहा नाटक, जनता को हद तक प्रभावित करता है और लोग उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, काफ़ी उससे रोमांचित होते हैं, काफ़ी उनका मनोरंजन भी होता है। जो जिस स्तर का विषय होता है उसे उन्हें वो प्रभावित करने में भी सफल होता है। तो नाटक के अनेक अंक होते हैं, इसमें एक अंक नहीं होते, कई दृश्य होते हैं। किसी में 4 दृश्य 5 दृश्य होता है, किसी में उससे भी अधिक दृश्य होते हैं, लेकिन एकांकी जो है 1 एक्ट प्ले है, इसमें एक ही अंक होता है। अब शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि एक अंकी, अर्थात किसी घटनाक्रम को, एक ही घटना को उठाया गया है और एक बार जिसमें पर्दा उठेगा तो फिर वह नाटक पूर्ण होने के बाद ही गिरेगा। यह एकांकी में होता है। एक अंकी अर्थात जिसमें एक अंक की ही चर्चा की गई है, एक अंक को ही केंद्र में रखा गया है और उसे पूर्ण किया जाता है, एकांकी है। जैसे उपेंद्र नाथ का पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ एकांकी है, जबकि नाटक चंद्रगुप्त का उदाहरण आपको दिया गया, अंधेर नगरी का उदाहरण आपको दिया गया, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं, महलों के राजहंस आधे अधूरे सब नाटक हैं, चंद्रगुप्त, रक्षाबंधन, ये सभी चर्चित नाटक हैं। नाटकों में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती है। उसमें पात्रों की संख्या नाटकों की तुलना में कम होती है, सीमित होती है, क्योंकि वह अंक जो है छोटा होता है, बहुत विस्तृत नहीं होता, विशाल नहीं होता, इसीलिए वह पात्रों की इतनी गुंजाइश नहीं होती है, पात्रों की संख्या वहां पर कम होती है। कथा वस्तु धीमी गति से आगे बढ़ती है। नाटक में जो कथा वस्तु है रफ्तार में नहीं चलती, वो दृश्य एक एक दृश्य आगे बढ़ता जाता है और कथा उसी क्रम से आगे बढ़ती जाती है, धीरे धीरे गति से आगे बढ़ती चलती है। लेकिन एकांकी में क्या होता है, कथा में तीव्रता होती है, वो तेजी से आगे बढ़ता है क्योंकि उसे पूर्ण होना होता है शीघ्र, इसीलिए इसमें तीव्रता होती है गति में। नाटक में किसी व्यक्ति का संपूर्ण चित्रण होता है। नाटक में जिसे व्यक्ति को लिया गया है उसका चरित्र विशाल अगर है तो उसमें उसकी चरित्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उसका चरित्र जो होता है वह विशाल होता है। आधे अधूरे में सावित्री को या महेंद्र नाथ की भूमिका को आप देख सकते हैं, मोहन राकेश के द्वारा जो लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास की भूमिका को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से चरित्र में, नाटक में चरित्र में जो होती है वह संपूर्ण चित्रण चरित्र का होता है नाटक में, लेकिन एकांकी में चरित्र के चित्रण का उतना स्पेस नहीं होता, जगह नहीं होती, समय नहीं होता। आकार में नाटक में विराटता होती है, विशालता होती है, यह अधिक विस्तृत होता है, विशाल होता है, जबकि एकांकी जो है संक्षिप्त होती है, विशाल इसमें नहीं होता। यह एक दृश्य में एकांकी को पूर्ण होना होता है, जबकि नाटक में कई दृश्य होते हैं, 4 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन, प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब चर्चित नाटक हैं। जबकि द्वारा पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ एकांकी है। तो इस तरह से इस अंतर को भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। अब जो अगली विधा है वह है आत्मकथा और जीवनी, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, जब अपने ही बारे में कोई रचनाकार या साहित्यकार या व्यक्ति अपने जीवन को, घटनाओं को स्वयं जब लिख रहा होता है, व्यक्त कर रहा होता है, तो उसकी अपनी अनुभूति, भाव, भाषा सब का चित्रांकन, जो शब्दांकन होता है उसी के द्वारा इस रचना को, इस तरह की रचना को हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा में आत्म प्रमुख है, आत्म फिर है कथा, अर्थात अपना शिल्प, अपने ही बारे में जब हम उन समस्त
घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से भाव भाषा के साथ व्यक्त करते हैं तो उसे ऑटोग्राफी कहते हैं। और जीवनी बायोग्राफी, जीवनी में किसी के जीवन को केंद्र में रखा जाता है। यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति अपना ही जीवन लिख रहा है, वो दूसरों के जीवन के बारे में भी लिख सकता है, बशर्ते कि उसे वो अच्छी तरह से जानता है, पहचानता है, उसके बारे में सारी जानकारी, फैक्ट उसके पास उपलब्ध है, मौजूद है, तो वह उसकी जीवनी लिख सकता है। कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी है। प्रेमचंद की जीवनी है जिसे अमृत राय ने लिखा है कलम के सिपाही शीर्षक से। महात्मा गांधी ने माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे एक प्रयोग, इंग्लिश में है, हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन किया गया है, हिंदी में भी लिखा गया है, उसका अनुवाद हुआ है। उसमें उन्होंने अपने जीवन के सभी घटनाओं का जिक्र बेहतर और व्यवस्थित तरीके से किया है, कुछ भी छुपाया नहीं है। जो भी घटनाएं उनके जीवन की हैं उसे सच सच लिखने का प्रयत्न उन्होंने उसमें किया है। आत्मकथा में लेखक स्वयं जीवन को लिखता है। जो आत्मकथा का लेखक है वो किसी दूसरे की को नहीं लिखता, स्वयं लिख रहा होता है। लेकिन जीवनी में क्या है, जीवनी में किसी की जीवनी को कोई लिख सकता है। उसमें ये जरूरी नहीं कि व्यक्ति अपने जीवन के बारे में लिखे, किसी और के जीवन के बारे में भी लिख सकता है। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है जिस पर विष्णु प्रभाकर ने लिखा, जिसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। आत्मकथा का भी पुट आत्मकथा में मिलता है। जो आत्मकथा लिखी जाती है, आत्मकथा जो लिखी जाती है इसमें कथात्मक, कथा जो कहानी है, जो अपने जीवन की घटनाएं हैं, कोई अच्छी घटना घटी, कोई बुरी घटना घटी, जो भी घटनाएं घटी हैं हमारे जीवन में, हम उसका उल्लेख बेहतर और व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयत्न आप करता। शिवराज सिंह बेचैन सर की उसमें आत्मकथा है उनकी, जो उन्होंने उसमें लिखा है। मेरी कहानी पंडित नेहरू की, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। ये सब आत्मकथा है। उसके बाद जीवनी में सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। जो जीवन में घटना देखी गई है उसका मूल्यांकन इसमें किया जाता है। जीवनी की शैली वर्णनात्मक होती है। वर्णन इसमें किया जाता है कि जो भी घटना घटी है या दूसरे के बारे में जो जाने उससे बेहतर ढंग से से में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, जिसमें निराला के जीवन के बारे में पूरी तरह से इसमें है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर हम स्पष्ट कर देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट विधा, अगली विधा जो है रेखा चित्र और रेखा चित्र को इंग्लिश में स्केच कहते हैं और संस्मरण के लिए सम्यक स्मरण है। स्मृति के आधार पर जो अपने जीवन की घटनाओं को शब्दबद्ध करते हैं उसे संस्मरण कहते हैं। रेखा चित्र में मुख्य रूप से सामान्य व्यक्ति के बारे में भी इस तरह से लिखा जाता है जिसे पढ़ने से उसके जीवन की एक एक घटना, एक एक चित्र हमारी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है। रेखा चित्र में सांकेतिकता के आधार पर चित्रण होता है, संकेत के आधार पर चित्रण होता है, जिसके बारे में लिखा जाता है। महादेवी वर्मा ने काफी कुछ लिखा। महादेवी वर्मा ने गौरा का, राम वृक्ष, बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, ये सब महत्वपूर्ण रेखा चित्र माना जाता है। जबकि संस्मरण में भगवती चरण वर्मा द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी जी पर लिखा गया, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा दीपक जले शंख बजे लिखा गया है संस्मरण के रूप में। तो संस्मरण में लेखक की भूमिका तटस्थ नहीं रह पाता, वो वैयक्तिक हो जाता है। जबकि रेखा चित्र में जो लेखक या लेखिका लिख रहे होते हैं उसकी भूमिका तटस्थ होती है। इसी परिभाषा को भी हम ठीक से देख लें, समझते हुए चलें कि जब जिस गद्य रचना में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रांकन किया जाता है उसे रेखा चित्र कहते हैं। इसमें दो शब्द प्रमुख है, एक है रेखा और दूसरा है चित्र।
तो ये दोनों जो रेखा चित्र में अगर इसे अलग अलग शब्दों को हटा करके हम देखें, विलग करके देखें कि रेखा चित्र जिस तरह से एक आर्टिस्ट, जिस तरह से एक कलाकार कम बिंदुओं के माध्यम से भी, एक दो लकीरों के माध्यम से भी एक स्केच तैयार कर देता है, चित्र तैयार कर देता है। जैसे महात्मा गांधी चित्र बनाता है कोई आर्टिस्ट, तो एक डंडा बनाता है, दो चश्मे का फ्रेम बना दिया, और उसमें अब देखें कि महात्मा गांधी बन गए। जैसे स्वच्छ भारत में जिस चित्र का प्रयोग किया गया है, तो आर्टिस्ट एक कारीगरी है। आर के लक्ष्मण बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हुए अपने देश के। मात्र एक चित्र हजारों शब्द के बराबर होता है, ऐसा कार्टून उन्होंने बनाया है राजनीति के ऊपर, मध्य वर्ग के ऊपर, जीवन के ऊपर, सामान्य जिंदगी के ऊपर ऐसे कार्टून बनाए हैं जिसे हजार शब्द लिख करके भी फीके पड़ जाता कार्टून के सामने में। अद्भुत कारीगरी है, चित्रकारी इसका जवाब नहीं। और एक से एक बढ़कर के चित्रकार संसार में हुए हैं। पाब्लो पिकासो, लियोनार्डो विंसी, एक ऐसा चित्रकार जो एक साथ साइंटिस्ट भी था, विचारक भी था, चित्रकार भी था, डॉक्टर भी था, मेडिकल साइंस की भी जानकारी थी, कई विषयों के बारे में वह एक साथ जानकारी रखता था। उसका नाम था लियोनार्डो विंसी। मोनालिसा की उसने चित्र बनाई, और वह एक ऐसी खूबसूरत पेंटिंग है जिसमें एक मुस्कुराती हुई लड़की, लेकिन उसके चेहरे पर दो भाव है, एक साथ वह प्रसन्न भी है और थोड़ी सी उदास भी है। दो भाव एक साथ टकरा रहे हैं उसके चेहरे पर, और आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विश्लेषक उस भाव का राज नहीं खोल सके। जो चित्र बनाया गया है वास्तव में किस भाव दशा में है। उसे विस्मित मुस्कान एक शब्द उसके लिए दिया गया है। मुस्कान तो है, लेकिन उसके साथ विस्मय भरा हुआ है, विस्मय से युक्त मुस्कान है, विस्मित मुस्कान। मोनालिसा की कृति है, इसे आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, तो चित्र शायद वहाँ उपलब्ध हो। तो चित्रकार की महानता है, चित्र के बाद पेंटिंग भी जिसकी दिलचस्पी चित्र में हो, आर्ट में हो। जैसे तरह तरह के अपने देश में कई तरह के आर्टिस्ट हैं जो दोनों हाथ से चित्र बनाना जानते हैं। महापुरुषों के चित्र बना देते हैं, भारत का नक्शा बना देते हैं, या फिर कई तरह के चित्र ऐसे बनाते हैं, कोई व्यक्ति सामने खड़ा हो या कुछ पल के लिए बैठे, उसका हूबहू ऐसी आकृति बना दे तो देखने वाला दंग रह जाए। तो आर्ट भी अपने आप में जादूगरी है, एक हुनर है, और इसका सम्मान भी मिलता है, इसमें पैसे भी पर्याप्त मिलते हैं। अगर वास्तव में इसके प्रति अभिरुचि हो और समर्पण का भाव हो, तो कला के क्षेत्र में भी, चित्र बनाने के क्षेत्र में भी बहुत संभावनाएं हैं। और दुनिया के बेहतरीन आर्टिस्टों में भारत के भी लोग, राजा रवि वर्मा काफी अच्छा चित्र बनाते थे प्राचीन उसमें समय में, उनका जिक्र आता है चित्रकारी के संबंध में। और भी कई सारे चित्रकार हुए हैं अपने देश में, कला साहित्य संस्कृति में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो उस रूप में हम देख सकते हैं। रेखा चित्र में हमें ध्यान यह रखना है कि रेखा और चित्र, जिस तरह से चित्रकार कम संसाधन के बावजूद चंद लकीरों से एक खूबसूरत आकृति बना देता है, ठीक उसी तरह कलाकार की तरह कलमकार, लेखिका हो या लेखक हो, अपने शब्दों के माध्यम से जो किसी व्यक्ति के जीवन को, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव को कम शब्दों में यथावत चित्रांकन करके उसे ऐसा जीवंत बनाते हैं, पढ़ने वाला उस वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, घटना के बारे में एक चित्र पाता है। जब पढ़ रहा होता है तो उसके आंखों के सामने पूरा चित्र चल रहा होता है, जिस दृश्य को वो पढ़ रहा है। जैसे महादेवी वर्मा घिसा के बारे में लिख रही हैं, किस गरीबी में वो पढ़ रहा था, उसके पास पहनने के लिए दो जोड़ी कपड़े नहीं थे, उसके पास इतने अभाव थे कि वह बड़ी मुश्किल से अपनी फीस नहीं भर पा रहा था, किस विषम परिस्थिति में जी रहा था, उसका उन्होंने चित्रण घिसा में किया है। तो एक विद्यार्थी के प्रति जो संवेदना उनकी झलकी है, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की संभवतः पहली ऐसी विदुषी लेखिका है जिन्होंने सबसे अधिक पढ़ाई लिखाई की शिक्षा ली थी, और उनके बाद निराला जैसे महाकवि की काफी सहायता भी उन्होंने की थी। उन्होंने जिन पात्रों पर लिखा है, समाज के दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित पात्रों पर जो लिखा है उसके जीवन के बारे में, तो अद्भुत लिखा है। स्मृति की रेखाओं में घीसा के बारे में, गिल्लू के बारे में, उसके बाद दिव्या के बारे में, जो उनके आसपास उनके जीवन से जुड़े हुए पात्र है, उस पर जो उन्होंने लिखा है वो काबिल तारीफ है। और उसके माध्यम से हमें समाज में गरीबी, कुपोषी, अभाव, कई जीवनों को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उन्होंने अद्भुत लिखा है। संस्मरण में सम्यक स्मरण होता है जब किसी घटना या तथ्य को हम, जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप को सशक्त एवं रोचक भाषा शैली में पुनः मूर्त करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। जब किसी घटना को याद करके उसे बहुत ही
संजीदगी तरीके से उस स्मृति के आधार पर उसे अनुभूति प्रदान करके शब्दांकित किया जाता है, तो ऐसी रचना को हम संस्मरण कहते हैं। तो इस तरह से इसमें भी अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अब जो और महत्वपूर्ण विधाएं हैं उसे भी हम देख लें, समझते चलें। यात्रा वृत्तांत है, जब गद्य साहित्य में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का जिक्र करता है, जो कोई यात्रा करने गए। राहुल संकीर्तन ने काफी लंबी लंबी यात्राएं की, काफी दुनिया घूमे, देश के अतिरिक्त कई देशों की यात्रा की, इस पर उन्होंने लिखा है। उसके बाद निर्मल वर्मा की कई यात्राएं हुई, चीरों पर चांदनी, उन्होंने अपनी यात्रा का जिक्र किया। यूरोप जब वो जाते हैं तो समय जिक्र करते हैं। और साहित्य में समाज में घटने वाली घटना का जिक्र बहुत पहले आ जाता है। जब वो रचना लिखी गई है 7वें दशक के आसपास में, उसी समय बर्फीली मास का वो जिक्र करते हैं चीरों पर चांदनी में, कि बर्फ किस तरह से सांता क्लॉज बना हुआ है और चेहरे पर बर्फ का मास्क लगाया हुआ है, जिस मास्क का जिक्र 1970 के आसपास ही हो जाता है। उस मास्क की जरूरत पूरी दुनिया को 2019 और 20 में पड़ जाती है। साहित्यकार को तो ये पता नहीं होगा कि जो लिख रहे हैं, क्या पता वो शब्द कहाँ कब चरितार्थ हो जाए, कब सही में वास्तविक घटना उस पर घट जाए, ये तो उनको अनुभूति जानकारी नहीं होगी। तो लिख रहे थे, अपने भावों को व्यक्त कर रहे थे, लेकिन वो भाव, वो शब्द इतना जीवंत रूप से पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। इससे हम जान सकते हैं कि साहित्यकार की कलम में विशेष शक्ति होती है, और कुछ न कुछ गॉड गिफ्टेड जो होता ही है, जो विशिष्ट रचनाकार होते हैं, उसकी कलम से निकले हुए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वास्तव में समय समाज को बहुत सही सही अभिव्यक्त कर जाते हैं, और आने वाली घटनाओं की सूचना भी, भविष्य की घटनाओं की सूचना हमें वर्तमान में ही दी जाते हैं। तो संस्मरण में हम देख सकते हैं, रेखा चित्र को देखिए। डायरी में अपने दैनंदिनी के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, जो भी हम जिस तरह से जीते हैं, जो हमारे दैनिक रूटीन हमारा होता है, जो रचनाकार या व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली प्रमुख घटनाओं तिथिबद्ध क्रमबद्ध विवरण लिखता है स्थान के साथ में, उसे हम डायरी कहते हैं। दिनकर जी की डायरी, और भी कई लोगों ने अपनी अपनी डायरियां लिखी हैं जो साहित्य में काफी चर्चित है। उसके बाद रिपोर्टाज में किसी जगह जब हम जाते हैं, या युद्ध के क्षेत्र में, या कहीं पर जो घटना घट रही है, उसके आंखों देखी स्थिति का सही शब्दांकन, विवरण प्रभावशाली ढंग से जो प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। जैसे फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा ऋण जल धन जल। पत्र साहित्य में जब लेखक अपने मित्र, परिचित अथवा आदि अन्य लोगों के बारे में जब पत्र लिखता है, एक दूसरे से पत्र के माध्यम से संवाद होता है, तो उसे पत्र साहित्य कहते हैं। ये भी गद्य की एक विधा मान ली गई है। आलोचना है, आलोचना में किसी रचना, किसी की जीवन या किसी रचना की सही सही उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसके गुण दोषों के समक्ष तटस्थ होकर के, गुण दोषों के साथ जो उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसे आलोचना कहते हैं। साहित्य में बड़े बड़े आलोचकों में आप देख लें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, ये सब बड़े आलोचक हुए हैं। इसमें किसी रचना का गुण दोष भली भांति अध्ययन करके उसके गुण दोषों का विश्लेषण व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। आलोचना के लिए समीक्षा, समालोचना शब्द जिसे का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे त्रिवेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 कवियों के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की है, तुलसीदास, जायसी और सूरदास, 3 कवि उसमें मुख्य रूप से शामिल हैं। चिंतामणि, जायसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई जायसी ग्रंथावली की भूमिका काबिले तारीफ है। बहुत सही ढंग से उन्होंने जायसी की भाषा, भाव, भंगिमा, विषय वस्तु सबका बहुत बेहतर और व्यवस्थित ढंग से मूल्यांकन किया है उनके बारे में। तो इस तरह से प्रमुख रचनाओं के बारे में हम जान लिए। अब जो रचना है उसमें कुछ तत्व भी हैं, जैसे उपन्यास है, कहानी है, तो इनके तत्व जो है काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन इस तत्व के आधार पर जब हम आगे पढ़ेंगे, किसी कहानी की समीक्षा हमें उसके तत्व के आधार पर करनी है। तो कौन कौन से तत्व हैं, पहले हमें उस तत्व के बारे में जानना चाहिए कि तत्व कौन से हैं, और उस तत्व के आधार पर हम उसकी समीक्षा कैसे लिखेंगे। ये तो उस कहानी जब हम जिक्र करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, उससे भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि तत्व हैं कौन कौन से। तो उसके कथानक हैं, जो कथा घटना मुख्य रूप से है वह उसमें शामिल है। कथा वस्तु है,
कथानक या कथा वस्तु है, कथोपकथन है, देश काल है, शैली है, उद्देश्य है। इन तमाम तत्वों को लेकर के जो रचना है, उपन्यास है या कहानी है, वो जो बुनी जाती है उसमें तत्वों का समावेश होता है और इन्हीं तत्वों के आधार पर हम किसी रचना की समीक्षा करते हैं, उसे हम देखते हैं। तो कथा वस्तु उस सामग्री का नाम है जिसमें लेखक जीवन के विस्तृत क्षेत्र से चुनता है। कथा, इसमें कथा वस्तु को जो आप देखेंगे इसमें दो शब्द है, एक है कथा और दूसरा है वस्तु, अधिक कथा वस्तु, अर्थात जीवन में जो लेखक जिस जीवन को देख रहा है उसमें से वो सामग्री का चयन करता है। विस्तृत क्षेत्र है जीवन का, एक जीवन का क्षेत्र इतना व्यापक है किसी एक रचना में समेट पाना संभव नहीं है, लेकिन इन्हीं में से कुछ घटनाओं को जो महत्वपूर्ण है, संजीदा है, जिससे समाज प्रभावित होता है या जिससे समाज को शिक्षा मिल सकती है या समाज का कुछ हित हो सकता है, ऐसी घटनाओं का चयन लेखक करता है, जिसे हम कथा वस्तु कहते हैं। जीवन में अनेक स्थितियां और स्तर होते हैं, लेखक अपनी रुचि और दृष्टिकोण के अनुसार उनमें से उन घटनाओं का चयन करता है, चुनता है। प्रेमचंद के ज्यादातर उपन्यासों में आप देखेंगे इनकी रचनाओं में किसान जीवन प्रमुख रूप से इन्होंने चुना है, और किसान के बारे में उसका जीवन किस तरह से होता है, अभाव किस तरह से उसे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरह उसकी जिंदगी गरीबी में कटती है, किस तरह वो ऋणग्रस्त हो जाता है, किस तरह अपनी जमीन के लिए मर मिटने तक को तैयार हो जाता है, ये आप प्रेमचंद को पढ़ करके जान सकते हैं। और पंडित जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, उत्तर भारत को अगर जानना है, समझना है, तो इसके लिए प्रेमचंद की रचना से उत्तम कोई दूसरी रचना नहीं हो सकती। प्रेमचंद को पढ़ना जरूरी है, उन्हें समझना जरूरी है, तो आप उत्तर भारत को बेहतर ढंग से तभी समझ पाएंगे, तभी जान पाएंगे जब आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे, प्रेमचंद को समझने का प्रयत्न करेंगे। उसी तरह से दूसरे रचनाकार जैसे अज्ञेय हैं, जनेन्द्र कुमार हैं, इनके उपन्यास में कथा वस्तु शहरी जीवन से लिया गया, शिक्षित से लिया गया, स्त्री पुरुष की समस्याओं से संबंधित लिया गया, उसमें अलग क्षेत्र से चुना गया, उनकी विषय वस्तु अलग है। हर रचनाकार का एक अपना वृत्त व्यास होता है, उसके अनुसार वो विषय का चयन करता है, उसके अनुसार उस पर लिखता है। कथानक, लेखक के द्वारा जो मुख्य घटना को चुनी जाती हैं, सामग्री को जब पात्र, क्रिया, व्यापार और घटनाओं से संबंध में निरूपित किया जाता है, तब उस संबंध व्यवस्था को कथानक कहते हैं, अर्थात घटनाक्रम। जो पात्र है उसके साथ कौन सी घटनाएं घट रही हैं, किस घटनाओं से वह जुड़ा हुआ है, उसके वृत्त में, पात्र के वृत्त में घटने वाली घटना को ही हम कथानक कहते हैं। और इसका चयन भी जो कहानीकार है, कुशल कहानीकार या उपन्यासकार हैं, वो काफी समझदारी से करते हैं, उसे चुनते हैं और उसे अपनी रचना में उस तरह से अभिव्यक्त करते हैं। संबंध की व्यवस्था कार्य कारण संबंध पर आधारित होता है। कथानक के चयन में देखते हैं कि जो विषय लिया गया, जो घटनाएं ली गई हैं, उसका कार्य कारण से संबंध है या नहीं है, तभी वो रचना व्यवस्थित हो पाएगी। कथा वस्तु का आधार सामग्री है, जबकि कथानक का आधार सामग्री की रचना है। कथानक का आधार जो सामग्री जो लिखी जाएंगी, आगे रची जाएंगी, उसके लिए जमीन तैयार की जाएगी, उसका आधार शिला है ये। तो कथानक की विशेषता कार्य कारण संबंध का निर्वाह और अनुपात में संतुलन है, जबकि कथा वस्तु की विशेषता है विश्वसनीयता और प्रामाणिकता। कथा वस्तु विश्वसनीयता होनी चाहिए, उस पर विश्वास किया जा सकता हो, उसमें विश्वास झलकता हो, प्रामाणिकता होना चाहिए, नहीं कि हवा हवा सिर्फ काल्पनिक ही चुन लिया गया। कथोपकथन, कथा के क्रम में जो पात्रों के बीच में जो संवाद होता है, डायलॉग होता है, उसे कथोपकथन कहा जाता है। इसका कहानी में भी प्रयोग किया जाता है और उपन्यास में विशेष रूप से इसका प्रयोग आप देख सकते हैं। अगर वर्गीकरण पर हम दृष्टिपात करें तो वर्गीकरण में विषय वस्तु और कथानक रचना के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण कई रूपों में किया जा सकता है। सामाजिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक और जीवनी परक, इन 6 प्रकार के रचनाओं को देखा जा सकता है। अब इसमें कौन से सामाजिक स्थिति में आएंगे, ऐतिहासिक में कौन से चंद्रकांता संतति वगैरह है, जो इतिहास से संबंधित है। बाण भट्ट की आत्मकथा है जिसका इतिहास से संबंधित है उपन्यास। तो उपन्यास भी कई तरह के होते हैं। उसमें सामाजिक उपन्यास में प्रेमचंद का नाम सबसे प्रमुख रूप से आता है, जिसमें गबन है, गोदान है, प्रमुख इनके उपन्यास है। राजनीतिक उपन्यास में भवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास वृंदा लाल वर्मा की झांसी की रानी, गढ़ कुमार,
मनोवैज्ञानिक उपन्यास में इलाचंद जोशी का सन्यासी, आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा मैला आंचल, जीवनी परक में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बाणभट्ट की आत्मकथा, जो सुनने में तो लगता है कि आत्मकथा है लेकिन वास्तव में उपन्यास है। अज्ञे के द्वारा शेखर एक जीवनी। कथानक रचना के आधार पर भी हम इसका अगर वर्गीकरण करें तो इसके भी कई श्रेणी बनते हैं, जिसमें घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, घटना चरित्र प्रधान और वातावरण प्रधान। इसके उदाहरण ने घटना प्रधान उपन्यास में देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता संतति, जो इतना चर्चित हुआ कि इसे पढ़ने के लिए दूसरे भाषा के लोग थे वो हिंदी सीखने लगे। और ये उपन्यासकार की सबसे बड़ी सफलता है कि उन्होंने हिंदी के प्रति लोगों में रुचि पैदा कर दी। भाषा सीखने लगे लोग और उस भाषा सीख करके उपन्यास पढ़ने में उन्होंने अपना पाठक वर्ग तैयार किया और विशाल जनसमूह को साहित्य से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसमें देवकी नंदन खत्री जी काफी सम्मान पूर्वक याद किए जाते हैं इस कार्य के लिए। चरित्र प्रधान उपन्यास में ज्ञानेंद्र ने त्यागपत्र, अज्ञे का शेखर एक जीवनी प्रमुख है। घटना चरित्र प्रधान में प्रेमचंद का गबन है। वातावरण प्रधान में रेणु का मैला आंचल है। इस तरह से इसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब संक्षेप में जितनी रचनाएं का जिक्र किया गया है, जितनी गद्य विधाओं का, उन तमाम गद्य विधाओं को एक बार हम पुनः देखते हुए समझते हुए उसे हम शॉर्ट में पहले रचना का नाम लिख लेंगे कि रचनाएं कौन कौन सी हैं, और फिर उन रचना के बारे में मुख से उसकी परिभाषा क्या है, कहते कैसे किसे हैं, कौन कौन से तत्व उसमें शामिल हैं, और फिर एक दो रचना का उदाहरण दे देंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा और इसमें बेहतर नंबर हम पा सकेंगे। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो नाटक है एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टार्थ, पत्र साहित्य, ये जितने गद्य विधाएं हैं इन सभी विधाओं पर प्रकाश डाल चुके हैं, मुख्य बातों को बता चुके हैं। आप इसे लिख करके और फिर लिखने के पश्चात एक तो लॉन्ग क्वेश्चन हमें तैयार करना है कि हिंदी की विभिन्न गद्य विधाओं का संक्षिप्त में परिचय दें या संक्षेप में प्रकाश डालें। एक प्रश्न यह बनता है, इससे ध्यान रखेंगे और आप नोट कर लेंगे। और दूसरा प्रश्न अंतर संबंधित, किस रचनाओं में क्या अंतर है और दोनों के अंतर को हम कैसे स्पष्ट करेंगे, इसे भी हमें ध्यान रखना है कि जैसे आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से तत्व हैं जो आत्मकथा में हैं तो जीवनी में नहीं है और जीवनी में तो आत्मकथा में नहीं है। तो सिर्फ बिंदुवार कम से कम 5 से 7 पॉइंट हम इसमें तैयार करेंगे तो ये अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है जबकि जीवनी कोई किसी की भी लिख सकता है, इसे हम समझाएंगे। उसके बाद उदाहरण हमें देना है महात्मा गांधी का सत्य के साथ एक प्रयोग, हिंदी में, इंग्लिश में माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ एक प्रयोग है, ये आत्मकथा है महात्मा गांधी की। जबकि जीवनी में आवारा मसीहा का जिक्र करना है जिसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। अमृत राय द्वारा कलम का सिपाही लिखा गया है, प्रेमचंद की जीवनी है। इन दो रचनाओं का भी उदाहरण जरूर देने हैं। ये बात हमें ध्यान में रखना है कि जिस गद्य विधा के बारे में भी हम लिख रहे हैं उसमें उदाहरण अवश्य दिए जाएं ताकि जो गद्य विधा हम लिखे हैं उदाहरण के साथ उस बात को हम पुष्ट कर सकें, तभी वो बात पूरी मानी जाएगी, नहीं तो अधूरी मानी जाएगी। तो इस तरह से आत्मकथा और जीवनी में मुख्य अंतर को दिखाना है, स्पष्ट करना है और फिर उदाहरण दे करके इस टॉपिक को पूर्ण करना है। फिर रेखाचित्र और संस्मरण में भी, रेखाचित्र को स्केच कहते हैं, संस्मरण को सम्यक स्मरण कहा गया है। इसमें मुख्य रूप से जो अंतर है, रेखाचित्र में सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो सकता है लेकिन संस्मरण में विशिष्ट व्यक्ति होता है, महान व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। इन तत्वों को, इन अंतरों को हम लिखेंगे, फिर उदाहरण दे देंगे। महावीर देवी वर्मा द्वारा गौरा लिखा गया है, राम वृक्ष बनी के पुरी के द्वारा माटी की मूर्तें लिखी गई हैं। फिर संस्मरण में भवती चरण वर्मा द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी लिखा गया है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा दीप जले शंख बजे लिखा गया है। ये सब उदाहरण भी हमें देना जरूरी है और हर एक विधा के साथ इसका उदाहरण देना है। कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट कर देंगे। फिर नाटक और एकांकी में, कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है। नाटक में आचार्य भरत ने परिभाषा दिया है, अवस्था अनुकृति नाट्यम, अर्थात किसी अवस्था का अनुकरण नाटक कहलाता है। जबकि एकांकी में क्या होता है, 1 एक्ट प्ले है, वह एक दृश्य में ही पूरा
जो प्ले है, पूरी प्ले उसमें समाप्त किया जाता है, संपन्न किया जाता है। एक घटना को उठाया जाता है, प्रमुख एक कोई घटना होती है। नाटक में कई घटनाएं होती हैं, कई दृश्य होते हैं। इसके लिए रंग, परिवेश, मंच सज्जा और काफी मेहनत की जाती है इसमें। और फिर यूनिट तैयार करके किया जाता है। एक अंकी में उतना समय नहीं होता, कम पात्र के माध्यम से हो जाता है, लेकिन नाटक में अधिक पात्र होते हैं, घटनाएं इसकी बड़ी होती हैं, कई दृश्य होते हैं नाटक में, जबकि एकांकी में उतने दृश्य नहीं होते हैं। नाटक आकार में विस्तृत होता है, एकांकी में संक्षिप्तता होती है। भारतेंदु द्वारा अंधेर नगरी, हरिकृष्ण रूपी रक्षाबंधन, जयशंकर प्रसाद द्वारा चंद्रगुप्त, ध्रुव सौमनी, ये सब नाटक हैं, इसके उदाहरण भी में दे। उसके बाद एकांकी में उपेंद्र नाथ पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ का उदाहरण देना है। तो इस तरह से कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। फिर आत्मकथा और जीवनी में अंतर, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर। तो ये अंतर वाले जो प्रश्न हैं इस तरह से स्पष्ट हो जाएंगे, और जो भी अंतर पूछा जाएगा तो आप बेहतर ढंग से लिख सकेंगे। और फिर तत्व के आधार पर कौन कौन से तत्व हैं उसमें, जैसे कहानी उपन्यास में कथा वस्तु है, पात्र है, कथानक है, चरित्र है, भाषा शैली है, समस्या है, उद्देश्य है। इन तमाम पात्रों को, इन तमाम तत्वों के आधार पर ही कहानी की रचना होती है, और उपन्यास की भी। इसे हमें ध्यान में रखना है। जब समीक्षा करेंगे तो इन तत्वों को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से यह जो टॉपिक है वह लगभग पूर्ण हो चुका है, और इसमें कोई भी कठिन बातें नहीं है। सहज रूप में इसे आप तैयार कर सकते हैं कि 12, 14, 15 विधाएं, टोटल 10-12 भी अगर आप तैयार कर लिए विधाओं को, जिसमें निबंध, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, आलोचना, डायरी, यात्रा वृत्तांत, इन तमाम विधाओं को लिख करके फिर इसकी परिभाषा क्या है, फिर इसके उदाहरण क्या है, ये आप पूर्ण कर लेंगे तो आपका यह टॉपिक जो है वो बेहतर ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी पूछा जाएगा प्रश्न के रूप में, इसका संक्षिप्त परिचय दीजिए या गद्य के विविध विधाओं पर प्रकाश डालिए, वह भी आप लिख सकेंगे। या फिर अंतर पूछा जाएगा कि कहानी और उपन्यास में, नाटक और एकांकी में, रेखा चित्र और जीवनी में क्या अंतर है, तो आप वो अंतर भी स्पष्ट कर पाएंगे। आशा है विषय आप सही से समझ पाए होंगे। इसके बाद अगर कोई जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है, पूछना चाहते हैं, तो आपके प्रश्नों का स्वागत है, आप प्रश्न पूछें।